उसका हेलो गर्ल्स, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। हाँ जी, जो जो उसका नाम होगा उसको वो क्या करेगी, उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर से वो रिमूव कर देगी, उसको स्ट्रक ऑफ कर देगी उसके नाम को, क्योंकि ही डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो आपका एज ए मेंबर वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि उसने अपने पैसे, जो कॉल्स के जो पैसे हैं वो उसने नहीं चुकाए हैं। तो अब कंपनी क्या करेगी, उसके द्वारा जो पैसे चुकाए गए हैं वो अपने पास रख लेगी, वो फॉरफिट कर देगी। और उसके जो शेयर्स हैं, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है कि भी उन शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद उनको री इशू भी किया जा सकता है, ठीक है, तो वो उनको री इशू करेगी किसी नए मेंबर को, ठीक है। और अगर वो कहता है कि भाई ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं ये कैंसिल किए जाएंगे, तो वो एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो भी उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कहता है उसको वो फॉलो करेगी। अगर आपके कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स किया जाए या शेयर्स को फॉरफिट किया जाए, तो उसके रिगार्डिंग एक मीटिंग बुलाकर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराया जाता है कि भाई ये हम शेयर्स जो है फॉरफिट किए जाएंगे अगर कोई पेमेंट नहीं करता है तो, ठीक है। तो अब शेयर फॉर फीचर आपके हिसाब से, शेयर फॉर फीचर में जो सेक्रेटरी है वो क्या क्या काम करेगा? हाँ जी गर्ल्स, सेक्रेटरी जो है वो शेयर फॉर फीचर में क्या क्या काम करेगा? सर फाइनल वार्निंग भेजना शेयर अच्छा, होल्डर्स को। अच्छा, सीधा सीधा फाइनल वार्निंग ही भेज देगा। फाइनल वार्निंग से पहले एक आपका सर रिमाइंडर भेजा जाता है, ठीक है। एक आपका रिमाइंडर भेजा जाता है कि भाई आपका जो है आपने कॉल के पैसे नहीं दिए हैं और आपके इतने शेयर्स पे इतना अमाउंट जो है वो बकाया है, और आप अगर ये नहीं देते हैं तो हम आपके शेयर्स को जो है हम फॉरफिट कर देंगे, ठीक है। हाँ जी। और कोई कुछ कहना चाह रहा था? प्रिया, प्रिया कुछ कहना चाह रही थी। हाँ जी प्रिया। प्रिया। नो सर। नहीं, प्रिया वाधवा कुछ कहना चाह रही थी। सर वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी तो फॉर फीचर का लिखा होना चाहिए ना। हाँ जी, मैंने बोला, मैंने कहा अगर आपका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर आपका प्रावधान है, अगर आपका, तो वो आपका उसके अकॉर्डिंग आपका करेंगे कि भी जैसे भी जो भी प्रावधान है। और अगर उसके अंदर प्रावधान है कि जो जिसने भी कॉल्स पे अमाउंट नहीं दिया है उसकी शेयर सीधा कैंसिल करने हैं, तो वो कैंसिल किए जाएंगे। और अगर इससे रिलेटेड फॉरफीचर से रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन नहीं है, तो उसका पहले एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके एक प्रोविजन लाया जाता है और उसके बाद उसके आगे का प्रोसीजर किया जाता है, ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहले आपका क्या है? हाँ जी, एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड फॉरफीचर, क्या क्या है आपके एसेंशियल्स, क्या है वैलिड फॉरफीचर के, ठीक है। For the forfeiture to be valid, it is essential that the call made on the shares is a valid call and that a default is made in the payment of such call, ठीक है। यहाँ पे आपका हमने कॉल्स का वैलिड होने की, हमने पीछे कॉल्स ऑन शेयर्स की कुछ कंडीशंस पढ़ी थी। हमारी अगर उन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन अगर ऐसी है जो फुलफिल नहीं हुई है, मान लीजिए जैसे हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, जो कॉल्स मनी है या जो कॉल्स है वो आपके उन दो कॉल्स के बीच में आपका डिफरेंस 1 महीने से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। मान लीजिए एक कॉल तो उसने मांग ली 1 मई 2021 को,
और दूसरी मांग ली उसने 18 मई 2021 को, तो दोनों के बीच में सिर्फ 17 दिन का डिफरेंस हुआ, जो कि वैलिड नहीं है। अगर कोई मेंबर अगर उसको पे करने में असमर्थ रहता है तो वो उसका वैलिड कॉल नहीं माना जाएगा कंपनी की तरफ से, ठीक है, वैलिड कॉल नहीं माना जाएगा कंपनी की तरफ से। और उसमें अगर वो शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो उसका जो डिफॉल्ट है वो डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपनी की तरफ से वैलिड कॉल नहीं किया गया है, ठीक है। कंपनी की तरफ से जो उसके कॉल्स की जो कंडीशन थी, जो रिक्वायरमेंट थी, जो एसेंशियल थी कि भाई इतना टाइम पीरियड, इतना गैप मिनिमम 2 कॉल्स के बीच में होना चाहिए, वो फुलफिल नहीं किया है उसने, और जिसके कारण उस कॉल को वैलिड नहीं माना जा सकता। और वैलिड ना होने की वजह से उसकी डिफॉल्ट के लिए आप उसके शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं उसको फॉरफिट नहीं कर सकते, ठीक है। होगी क्लियर बात? यस सर। हाँ जी, तो उसका एक वैलिड कॉल होना चाहिए, और वैलिड कॉल का अगर शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तभी उसके शेयर फॉरफिट किए जा सकते हैं, अदरवाइज उसको कंपनी को ये अधिकार नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या कहता है, द कंपनी मस्ट बी ऑथराइज्ड अंडर इट्स आर्टिकल टू मेक अ फॉरफीचर और इट मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ कोर्ट ऑर्डर टू फॉरफिट द शेयर्स। कि भाई या तो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई प्रावधान हो, या फिर उसके अंदर में कोर्ट से कोई ऑर्डर लिया हो कंपनी ने कि भाई हम ऐसे ऐसे शेयर्स को फॉरफिट करना चाहते हैं, और उसकी सारी जो डिटेल्स हैं कि भाई हमने ये सारा इनको टाइम भी दिया, हमने रिमाइंडर भी भेजा, हमने वार्निंग लेटर भी भेजा, और उसके बावजूद भी इन्होंने अपने पैसे जमा नहीं कराए जो ड्यू डेट दी गई थी, तो इसीलिए हम इस बंदे के ये इतने इतने शेयर जो हम फॉरफिट करने जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड वो कोर्ट में से ऑर्डर लेके आ सकते हैं, फिर जिसके बेसिस पे उनके शेयर्स को क्या है फॉरफिट किया जाता है। उसके बाद क्या कहता है, द शेयर शुड बी नेसेसरली बी फॉरफिटेड फॉर लेजिटिमेट रीजन, यानी कि उनके जो शेयर्स जो फॉरफिट किए जा रहे हैं जितने भी शेयर्स फॉरफिट किए जा रहे हैं वो आपके कोई लीगल रीजन होना चाहिए, कोई वैलिड रीजन होना चाहिए, लेजिटिमेट रीजन होना चाहिए कि भाई आपका ऐसा नहीं कि कोई गलत या कोई उस मैनिपुलेशन करके या इस तरह कुछ करके, या कोई जेन्युइनली अगर केस है कि उसने पैसे नहीं दिए गए या रिमाइंडर उसके पास टाइमली नहीं भेजा गया, या जैसे भी है, मान लीजिए कंपनी कहती है कि भाई हमने उसको रिमाइंडर भी भेजे, हमने कम्युनिकेट भी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया, वो सिर्फ कहने के लिए कह रही है कि उसने रिमाइंडर भेजे और उसने फाइनल वार्निंग भी भेजी, लेकिन आपका जो शेयर होल्डर है उसके पास इस तरह का कोई भी कम्युनिकेशन या नोटिस या लेटर या कॉल लेटर कुछ भी उसे रिसीव नहीं हुआ, तो उसे कोई भी इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। The forfeiture of shares must be done in the interest of the company and not with intention of depriving any members of his rights, ठीक है। तो with the intention, कंपनी के इंटरेस्ट में अगर कोई ऐसे लिया गया है तो ही वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। अगर कोई किसी मेंबर के राइट्स को डिप्राइव किया जाए, उसके लिए फॉरफीचर किया जाए, तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। The forfeiture must strictly be in compliance with conditions stated in the articles of association, ठीक है। जो भी आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंडीशन दी गई हैं उनके प्रावधानों के अकॉर्डिंग ही आपका क्या है होना चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर एंड ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ आपका क्या है, प्रोसीजर ऑफ सेक्रेटरी, क्या क्या प्रोसीजर होगा। सबसे पहले क्या है, प्रिपेयरिंग द डिफॉल्टर्स लिस्ट एंड सेंडिंग देम रिमाइंडर्स। सबसे पहले सेक्रेटरी का काम क्या होगा कि भाई जो जो आपका जो टाइम पीरियड दिया गया था कि भाई हमारा इतने दिन के अंदर और इस डेट तक
आपका इस जगह इस बैंक अकाउंट में आपके कॉल के अमाउंट आपने जमा करवाने हैं। और उस डेट के बाद जो सेक्रेटरी है वो जाके अपने बैंक से कॉल स्लिप लेता है और लिस्ट बनाता है कि भाई किस किस ने कितने कितने पैसे दे दिए हैं और कौन कौन डिफॉल्टर है जिसने पैसे नहीं दिए। तो उन सारे डिफॉल्टर्स की लिस्ट तैयार करता है सेक्रेटरी और उनको क्या भेजता है, रिमाइंडर्स भेजता है। ठीक है, रिमाइंडर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई आपका जो टाइम पीरियड था, आपका इस डेट तक आपने कॉल का मनी जो है आपने जमा करवाना था, इतने शेयर्स पे आपने वो जमा नहीं करवाया है, तो आप एक और उसको डेट देता है, एक और स्पेसिफिक टाइम पीरियड देता है कि भाई इस डेट तक आप इतने रुपए आप जो है विद इंटरेस्ट आप जमा करवा दीजिए। विद 5% इंटरेस्ट है आई थिंक, जी, आप इंटरेस्ट के साथ वो जो अमाउंट है आप जमा करवा दीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, जब उसके बाद भी उनको रिमाइंडर लेटर भेजने के बाद भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता या वो जमा नहीं करवाते हैं, तो फिर वो क्या करता है, सेंडिंग दी फाइनल वार्निंग लेटर। ठीक है, अब वो क्या करता है कि भाई आपको एक रिमाइंडर पहले भेजा गया था, आपको बताया गया था कि भाई आपने अपना कॉल का मनी नहीं जमा कराया है और अब आपको ये फाइनल वार्निंग दी जा रही है कि आप इस डेट तक विद इंटरेस्ट आपका जो पैसे बनते हैं वो आप जमा करवा दीजिए, अदरवाइज आपके जो शेयर्स हैं वो फॉरफिट कर दिए जाएंगे। इस वाले लेटर में वो कहता है कि अगर आप जमा नहीं करवाते हैं तो आपके शेयर जो हैं वो फॉरफिट कर दिए जाएंगे और उसके बाद आपको इस कंपनी के, आपका नाम जो है इस कंपनी के मेंबर्स ऑफ रजिस्टर से हटा दिया जाएगा और कोई भी राइट्स आपके नहीं रहेंगे कंपनी में। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या कहता है, on the instructions of board of directors sends a final warning letter to such members by registered post and demands the payment of the call amount plus interest thereon within 14 days of the receipt of the letter. This letter also makes it clear that the share shall be forfeited in case of non payment. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, रेजोल्यूशन ऑफ फॉरफीचर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि भाई बार बार उनको भेजा है, उनको रिमाइंडर भेजा है, उनको वार्निंग लेटर भेजा है और उसके बाद वार्निंग लेटर भी भेज दिया, उसके बाद भी जो अब शेयर होल्डर जो पैसे नहीं जमा कराते हैं, जो पेमेंट नहीं करते हैं कॉल्स की, उसके बाद उनको उनको क्या किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाते हैं सेक्रेटरी और उस मीटिंग में फिर ये डिसाइड किया जाता है, ये रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि भाई फॉरफीचर इन लोगों के जिन्होंने ये पैसे नहीं दिए हैं, इनका एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि फॉरफीट कर दिए जाए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेजोल्यूशन पास करते हैं कि इनके अब जो शेयर फॉरफीचर है अब वो कर दिए जाए, इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया जाए। ठीक है, तो उनका रेजोल्यूशन पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास करते हैं तो वो क्या कहते हैं, where even the final warning sent by the secretary does not have an effect on the defaulting members, they do not make the payment by the stipulated date, the board of directors passes a resolution to forfeit the shares of the defaulting members in its meeting, on the basis of which shares are forfeited, and instructs the secretary to send copies of the resolution of forfeiture and notice of forfeiture to the defaulting shareholders। ठीक है, तो वहां पे वो क्या कहते हैं, जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया है डायरेक्टरों द्वारा और जो आपका नोटिस है शेयर फॉरफीचर का, जिन जिन मेंबर्स ने पैसे नहीं चुकाए हैं उनको भेजा जाता है पोस्ट के जरिए, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कि भी ऐसे ऐसे आपके शेयर्स जो है हम फॉरफिट कर रहे हैं, आपको वार्निंग देने के बाद भी और कई रिमाइंडर्स भेजने के बाद भी आपने जमा नहीं कराए हैं पैसे, तो इस वजह से आपके शेयर्स जो हैं वो फॉरफिट किए जाते हैं। ठीक है,
तो उसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन ऑफ फॉर फ्यूचर टू शेयर होल्डर्स, ठीक है, जब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से रेजोल्यूशन पास हो जाता है और ऑथराइज हो जाता है शेयर फॉर फ्यूचर, उसके बाद सेक्रेटरी क्या करता है, इनके जो नोटिस जो लेटर है वो तैयार करना शुरू करता है और उसके अंदर मेंशन करता है कि भाई क्योंकि आपके बार बार रिमाइंडर्स भेजने के बाद भी, वार्निंग लेटर्स भेजने के बाद भी आपकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स या कोई भी पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई है और हम आपके शेयर्स जो हैं वो आपके फॉरफिट कर रहे हैं और अब आपका नाम जो है मेंबर्स ऑफ रजिस्टर से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से काट दिया जाएगा और आपको कोई भी राइट कंपनी का नहीं रहेगा, ठीक है। और आपकी जो ऑलरेडी पेड अप अमाउंट है वो अब आपके फॉरफिट कर ली जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने वही बताया, लास्ट रिमूविंग द नेम्स ऑफ डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है। तो उसके बाद आज का फिर मैं आपका यहीं पे खत्म कर रहा हूँ लेक्चर। तो अब आप एक बार असाइनमेंट नोट कर लीजिए गर्ल्स, आपका असाइनमेंट Yes, देना sir. है आज मैंने। हाँ जी, एक बार आप अपना, अरे अभी अटेंडेंस मत डालिए भाई, कोई भी लीव नहीं करेगा अभी गर्ल्स। अभी एक बार असाइनमेंट सुन लीजिए, एक बार अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। हाँ जी, जस्ट अ सेकंड। ओके, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, उसी को कर लेना आप लोग। आपका क्वेश्चन है, जस्ट सेकंड, इसका क्वेश्चन, हाँ जी लिखिए गर्ल्स, लिखिए एक्सप्लेन द स्टेप्स, explain the steps, explain the steps to be taken, explain the steps to be taken and procedure procedure to be followed by the company secretary, to be followed by the company secretary for alteration of, for alteration of object clause, for the alteration of object clause, liabilities clause, and situation clause, एंड नेम क्लोज। ये जो आर्टिकल्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के है ना भाई, ये आपके गर्ल्स, हेलो, यस सर। हाँ यस जी, सर। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हैं आपके, उसमें आपने करना है एक तो आपने करना है ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और नेम क्लॉज। पहले जो चार है ना ये आपके चार करने हैं पहले, नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज और लाइबिलिटी क्लॉज, ठीक है। ओके सर। ठीक है गर्ल्स, यस सर। हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। इन इसके अंदर ऐसा नहीं जो बुक के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ आप एज इट इज उतार दो, ऐसा नहीं है। आपने जो मेन स्टेप्स हैं, अभी कोई लीव नहीं करेगा भाई, एक बार असाइनमेंट सुन लीजिए पहले एक बार गर्ल्स, हाँ जी। तो
आपका जो भी बुक में है वो एज इट इज नहीं उतारना, ठीक है। जो आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है। और जो मैंने बोला है ऑल्ट्रेशन, नेम, ऑब्जेक्ट और आपका लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, हाँ जी, लाइबिलिटी क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज और नेम क्लॉज, ये चार हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। इनके अंदर आपका जो है सेक्रेटरी की क्या ड्यूटी होती है वो आपने लिखना है, ठीक है। ठीक है गर्ल्स, मैं फिर बता, हाँ हाँ जी, मैं फिर बता रहा हूं, आपने सारा नहीं लिखना है, आपने सारा नहीं लिखना है, आपने सेक्रेटरी की ड्यूटीज लिखनी है। सेक्रेटरी के फंक्शन, सेक्रेटरी क्या काम करता है इन ऑल्ट्रेशन में, ऑब्जेक्ट क्लोज में, लाइबिलिटी क्लोज में, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में और नेम क्लोज में। सेक्रेटरी का क्या काम होता है, ऐसा नहीं आपने ये नहीं लिखना कि भाई पहले उसका रजिस्टर्ड ऑफिस हो वहां से परमिशन ली जाती है। आपने लिखना है सेक्रेटरी, सेक्रेटरी क्या करता है, ठीक है, कि भाई सेक्रेटरी वहां से परमिशन लेता है। तो बेसिकली आपने सेक्रेटरी के काम लिखने हैं, उसके ऊपर की एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है आपने, उसके आपने लिखना है सेक्रेटरी क्या काम करता है उसके दौरान, ठीक है, इन ऑल्ट्रेशन के दौरान सेक्रेटरी का। तो रितिका या गोल्डी, आप लोग इसका जो है, जो ये क्वेश्चन लिखा है ना आप लोगों ने, इसको यस सर। अच्छा सा एक पेपर पे जहां पे भी आपने लिखा है साफ एक क्लियर फोटो खींच के इसकी ग्रुप में भी डाल देना, ताकि सभी को असाइनमेंट जो है फॉरवर्ड। और इसका टाइम पीरियड आज है आपका 18 मई, 18 मई, तो आपके पास 30th तक का टाइम है, आराम से कर लीजिए, ठीक है, 30th मई। और आप लोग मुझे ये सबमिट करोगे, मैं आपका ये इधर चैट बॉक्स में लिख रहा हूँ, इस मेल आईडी पे सबमिट करोगे या मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। सर ग्रुप में ओके सर। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो आप उस मेल आईडी पे मुझे सबमिट करोगे और पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है गर्ल्स, ओके सर। पीडीएफ फॉर्म में। और ऐसा ना हो पीडीएफ फॉर्म एक एक पेज के मेरे को इमेज आ रही है, इमेज एक एक पेज की इमेज खींच के मैं उनकी पीडीएफ बनाता रहूं, वो नहीं होना चाहिए। आप अपनी एक पीडीएफ बना लो और किसी को नहीं आती है तो अपने फ्रेंड से बनवा लो, लेकिन पीडीएफ फॉर्म में मेरे पास आना चाहिए वो, ठीक है। और ऐसा ना हो कि भाई ऐसा ब्लर्ड हो, उसकी क्लियर पिक्चर होनी चाहिए, ठीक है। उसको आप मुझे आराम से करके दे देना, ठीक है। 30 तारीख तक का आपके पास टाइम है और वो मुझे आपको मैं मेल आईडी ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है गर्ल्स, ओके सर। ओके ओके यस सर। सर। चलिए, सर थैंक यू गर्ल्स। सर मेल आईडी। अरे मैंने क्या, मेल आईडी ग्रुप में डाल दूंगा मैं, शिखा क्लास में रहती है, यस सर। मुझे तो नहीं लगता। क्यों? क्यों, मैंने इसीलिए 3 बार बोला है कि भाई आपको मैं मेल आईडी दे दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, और फिर भी तू पूछ रही है मेल आईडी। कहते हैं हमारी मेल आईडी हमने चेंज करा दी। किसकी मेल आईडी चेंज करा ली तूने? हाँ जी शिखा, सर किसकी? कुछ नहीं मेरी मेल आईडी थोड़ी चेंज कर देगी। सर, अपनी। हाँ तो मेरी मेल आईडी में डाल दूंगा जिस पे आपने सबमिट करनी है असाइनमेंट, ठीक है। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।